तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की हमारी कहानी, जो कि काफ़ी मनोरंजक और डरावनी होने वाली है। तो कृपया अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मुंबई में रहने वाले 4 दोस्तों की कहानी है। विजय, अमित, राज और महेश, ये चारों ही बहुत पक्के दोस्त हैं। एक दिन सभी दोस्त बीच पर बैठे शराब पी रहे थे और खूब मस्ती मजाक भी कर रहे थे। सभी लोग नशे में चूर हो गए थे। तभी एकदम से राज बहुत जोर से चिल्लाया और फिर जोर से हंसने लगा। तभी वहां बैठे उसके दोस्त बोले, अबे क्या हो गया है तुझे? चिल्लाया भी और अब पागलों की तरह हंस रहा है, क्या बात है? तभी राज बोलता है, कुछ नहीं यारो, बस आजकल थोड़ा मूड सही नहीं है। तभी अमित कहता है, क्या हुआ, कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी राज ने कहा, अरे नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चलें, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से घूमने भी नहीं गए हैं। तभी विनय कहता है, हाँ यार, बात तो तेरी सही है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। तब तूने घूमने का नाम लिया ही है, तो चल जगह भी बता दे। तभी राज ने कहा, क्यों ना हम मनाली घूमने चलते हैं, वहाँ पर बर्फ़ की ठंडी वादियों में घूमने का मज़ा ही अलग है। तभी विनय कहता है, अरे नहीं यार, पिछली बार भी हम लोग वहीं घूमने गए थे, इस बार कहीं और चलते हैं। तो राज बोलता है, तो चल तू ही बता, कहाँ चले? तभी विनय ने कहा, क्यों ना हम राजस्थान के सामगढ़ की घाटी इलाके में चलें। मैंने सुना है वो इलाका एक शापित गांव है और वहाँ आजकल कोई रहता भी नहीं है। महेश इन बातों को सुनकर बहुत ही डर जाता है और कहता है कि अरे यार, तुम लोग ना मेरे सामने भूत प्रेत की बातें मत किया करो। तभी उसके बाकी दोस्त हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अबे यार महेश, तू ना फट्टू का फट्टू ही रहेगा। चल, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कही सुनाई बातें हैं, इन सब बातों पर ध्यान मत दे। फिर थोड़ी देर बाद चारों ही दोस्त सामगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही दिन विनय स्टेशन जाकर सामगढ़ की ट्रेन के लिए चारों के तत्काल टिकट ले आता है और उसके अगले ही दिन उन चारों की शाम के 6 बजे की ट्रेन होती है, जो मुंबई से उन्हें जोधपुर ले जाती है और वहां से उनको सामगढ़ के लिए टैक्सी करनी पड़ती। अगले ही दिन चारों दोस्त अपना अपना सामान पैक करके स्टेशन की तरफ निकल चलते हैं। स्टेशन पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उनकी जो जोधपुर वाली ट्रेन है वो अभी कुछ समय देरी से चलेगी। इसलिए वो चारों अपना अपना सामान अपनी अपनी सीट पर रखकर स्टेशन पर चाय पानी पीने लगते हैं और मस्ती मजाक भी करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेन की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। उसे सुन चारों ट्रेन में ही बैठ जाते हैं। थोड़ी देर मस्ती मजाक करते हुए ट्रेन का सफर चल ही रहा होता है कि कुछ देर बाद ही अगला स्टेशन आ जाता है। वो लोग देखते हैं कि अगले स्टेशन सिर्फ एक आदमी चढ़ा है, वो भी काफी बूढ़ा। वो बूढ़ा आदमी उनके कंपार्टमेंट में साइड वाली सीट जो आरएसी की होती है उस सीट पर आकर बैठ जाता है। चारों लोग आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे, खूब नाच गाना भी हो रहा था। ये सब बातें वो बूढ़ा गौर से देख रहा था। उसे देखते देखते राज ने उसको देखा कि वो बूढ़ा आदमी हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। यह देख राज पहले तो कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर बीत जाती है। फिर थोड़ी देर बाद राज ने फिर से देखा कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी उन चारों को ही देख रहा है और मन ही मन हंसे जा रहा है। तभी राज ने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या हुआ चाचा, आप इतना क्यों देखकर हंस रहे हैं? तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम्हारी जो ये हंसी है ना, बस कुछ ही देर की मेहमान है। तुम्हें इसके बाद सिर्फ रोना ही रोना है। ये सुनकर चारों दोस्त बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उस बूढ़े आदमी से लड़ने लगते हैं। ट्रेन में हंगामा सुन आसपास के पैसेंजर भी उन चारों दोस्तों को समझाने लगते हैं। सभी के समझाने पर वो चारों दोस्त शांत हो जाते हैं
और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद आधी रात होने लगती है। चारों ही दोस्तों को अब नींद भी आने लगी थी। चारों एक एक करके अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। तभी अचानक ही महेश अपने आप को एक घने जंगल में पाता है और आसपास देखता है तो उसे कुछ डरावनी हंसी की आवाजें भी सुनाई देने लगती है। ये सब सुनकर महेश बहुत ही डर जाता है और अपने दोस्तों को पुकारने लगता है, परंतु वहां उसके अलावा और कोई भी नहीं होता। महेश डर के मारे एक झाड़ी में छुप जाता है। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही बूढ़ा आदमी जो उस ट्रेन में था वो उसे दिखाई देता है, परंतु इस बार उस आदमी के हाथ में एक गंडासा भी होता है। गंडासा एक तरह का हथियार होता है जो देखने में तो कुल्हाड़ी की तरह लगता है, लेकिन वो काफी बड़ा होता है। ये सब देखकर महेश बहुत ही डर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये हंसी तुम्हारी कुछ ही देर की मेहमान है। अब तुम्हें आगे रोना ही रोना है। तभी महेश ये बात समझ पाता। वो आदमी अपना हाथ उठाता है और महेश की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। तभी अचानक ही महेश की नींद खुलती है और वो देखता है कि वो तो एक सपना देख रहा था। फिर उसके बाद महेश उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है, परंतु वो बूढ़ा आदमी उस सीट पर नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी कहीं रात को ही ट्रेन में किसी स्टेशन पर उतर गया होगा। अब सुबह होने वाली होती है। सभी लोग धीरे धीरे जाग रहे होते हैं। तभी महेश का दोस्त विनय उससे पूछता है कि अरे यार, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तभी महेश अपने सपनों वाली बात इन तीनों दोस्तों को बताता है। उसके सारे ही दोस्त हंसने लगते हैं। तभी अमित बोलता है, अबे यार, तू ना हमेशा बस ऐसे ही डरा कर। चल हाथ मुंह धो ले, जोधपुर आने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रेन जोधपुर स्टेशन पर पहुंच जाती है। चारों दोस्त अपना अपना सामान लेकर स्टेशन के बाहर चल निकलते हैं। बाहर आते ही वो लोग टैक्सी की तलाश करने लगते हैं। तभी विनय जाकर एक टैक्सी वाले से पूछता है, सामगढ़ की घाटी चलोगे क्या भैया? वो टैक्सी ड्राइवर पहले तो विनय को देखता है और बाद में मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना। ऐसे ही करते करते चारों ही लोग कई टैक्सी वालों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी टैक्सी वाला वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता। ये सब देखकर वो लोग बड़े ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या हो गया इन टैक्सी वालों को, कोई वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। तभी सामने से एक टैक्सी ड्राइवर आता है और उनसे कहता है, कहाँ जाना है भैया, हमें बताओ, हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। तभी विनय उनसे बोलता है कि हमें सामगढ़ की घाटी जाना है, पर कोई भी टैक्सी वाला हमें वहां तक लेके नहीं जा रहा। अरे भाई साहब, आप मेरी टैक्सी में आओ, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। चारों ही दोस्त उसकी टैक्सी में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में ही टैक्सी सामगढ़ के लिए रवाना हो जाती है। थोड़ी देर बाद रास्ते में ही विनय टैक्सी ड्राइवर से पूछता है, अरे भैया, वहां सामगढ़ जाने के लिए कोई भी टैक्सी ड्राइवर राजी क्यों नहीं हो रहा था? तभी टैक्सी ड्राइवर बोलता है, अरे क्या बताऊं साहब, लोग कहते हैं कि वो एक शापित जंगल है और वहां भूत प्रेत रहते हैं, परंतु मुझे लगता है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पिछले करीब 15 सालों से टैक्सी चला रहा हूं और आज तक तो मैंने कभी कुछ भी ऐसा नहीं देखा है। करीब 1.5 घंटे चलने के बाद महेश टैक्सी ड्राइवर से पूछता है, अरे भैया, अभी और कितनी देर है? तभी टैक्सी ड्राइवर बोलता है, बस आ ही गए समझो भैया। थोड़ी देर में ही सामने ही एक रोड पर एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा था, सामगढ़ की घाटी। सामगढ़ की घाटी में पहुंचते ही चारों लोगों को महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ ठंड लगने लग गई है। वातावरण भी पूरा ठंडा हो चुका है। तभी सारे लोग कार की खिड़की से ही देखते हैं कि आसपास काफी घना जंगल है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकता है
लो, आ गया आपका स्थापित गांव सामगढ़ की घाटी। वैसे बाबू, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अरे कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ घूमने फिरने आए हैं। बाबू, एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर आप ये इस जंगल में जा रहे हैं तो ज़्यादा अंदर मत जाइएगा, क्योंकि भूत प्रेत का तो पता नहीं, परंतु यहाँ जंगली जानवर बहुत है, तो अपना ध्यान रखिएगा। इसकी बात सुनकर सारे ही दोस्त बोलते हैं, ठीक है, हम अपना काम मैनेज कर लेंगे, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो चारों लोग टैक्सी ड्राइवर को पैसा देकर जंगल की ओर चल निकलते हैं। अब लगभग दोपहर हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगी। चारों लोग जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। तभी अमित बोलता है, अरे रुको यारो, और कितना अंदर तक जाएंगे? मुझे लगता है कि अब शाम होने वाली है और जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग यहीं पर अपना टेंट लगाकर रात बिताई जाए और आगे का सफर हम कल तय करेंगे। तीनों दोस्त उसकी बात मान जाते हैं और अपना टेंट निकालकर वहां आग जलाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में विनय बोलता है, अरे राज, जो अपनी बोतल लेकर आया था उसे तो निकाल। राज उस बोतल को निकालता है और चारों ही लोग फिर से शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते वो लोग काफी नशे में हो जाते हैं। तभी अमित को टॉयलेट आता है। वो टॉयलेट करने के लिए थोड़ी दूर झाड़ी की तरफ चला जाता है। वहां वो टॉयलेट कर ही रहा होता है कि उसे कुछ लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो एकदम से चौंक जाता है और भागकर वापस उन तीनों के पास आता है। तभी विनय कहता है, अरे क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है? अरे यार, मुझे एकदम से बहुत सारे लोगों की हंसी सुनाई दी, क्या तुम लोगों को भी कोई हंसी की आवाज सुनाई दी थी? तीनों लोग बोलते हैं, अरे नहीं, हाँ यहाँ तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी राज बोलता है, अबे तुझे ना दारू चढ़ गई है, चल जाकर टेंट में सो जा। तभी अचानक ही जंगल में भयानक हंसी की आवाजें गूंजने लगती है। इस बार ये आवाजें चारों को सुनाई देती है। चारों की तो मानो सारी दारू एकदम से उतर जाती है। सभी लोग उठ खड़े होते हैं और आसपास देखने लगते हैं कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी अचानक ही कुछ ही दूरी पर उनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग उनको देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग एकदम सफेद और एकदम सड़े हुए होते हैं, मानो कई सालों से पानी में डूबे हुए हों और आज ही बाहर आए हों। उन्हें देखकर चारों ही लोग भाग खड़े होते हैं और जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते उन चारों को एक घर दिखाई देता है, जिसमें थोड़ी बहुत रोशनी भी उनको दिखाई देती है। तभी विनय बोलता है, अरे यारो, जल्दी चलो, हमें उस घर में जाना चाहिए, शायद हो सकता है हमारी कुछ मदद हो जाए। चारों ही दोस्त उस घर की तरफ चल रहे हैं। घर का दरवाजा बंद था और विनय उस दरवाजे को खटखटाता है। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है। वो लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए खड़ा है। तभी वो लोग उस आदमी की शक्ल देखते हैं तो उन्हें याद आता है, ये तो वही आदमी है जो उन्हें ट्रेन में मिला था। तभी वो आदमी बोलता है, अरे घबराओ नहीं, तुम यहां सुरक्षित हो, जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो बाहर के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चारों ही दोस्त उसके घर में आ जाते हैं। घर में आने में वो देखते हैं कि घर में कुछ अजीब सी बदबू आ रही होती है, जैसे कि मानो कोई मांस सड़ा हुआ यहां पर आसपास पड़ा हो। तभी वो बूढ़ा आदमी उन चारों से कहता है कि तुम ऊपर वाले कमरे में जा सकते हो, तुम चारों ही वहां सुरक्षित रहोगे। चारों आदमी उसकी बात मानकर ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही वो लोग देखते हैं कि यहां भी वो सड़ी हुई बदबू अभी तक आ रही है। काफी देर बीतने के बाद जब आधी रात हो चुकी होती है, तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है।
ऐसा लग रहा था मानो घर के चारों तरफ कोई चिल्ला रहा हो। तभी विनय देखता है कि कमरे में एक और दरवाजा है। विनय उसे खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा जैसे ही खुलता है, विनय वहां का नजारा देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उस कमरे में इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं। ये सब देखकर विनय बहुत ही जोर से चीखता है। तभी महेश कहता है, अबे मैंने बोला था ना यहां नहीं आते हैं, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो उसका अंजाम। अब मुझे लगता है कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। इतने में ही कमरे का दरवाजा खुलता है। तभी वो चारों देखते हैं कि वहां कमरे में से वही बूढ़ा आदमी बाहर आता है और इस बार उसके हाथ में लालटेन की जगह गंडासा होता है। ये सब देखकर महेश चौंक जाता है, क्योंकि महेश ने उसे सपने में ठीक ऐसा ही देखा था। तभी वो बूढ़ा आदमी जोरदार भयानक हंसी हंसता है और कहता है कि अब तुम चारों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। तुम चारों को यहाँ मरना ही होगा। बाहर जो तुम ये शोर सुन रहे हो वो उन लोगों का है जो तुम्हारे मांस के टुकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही चारों दरवाजे की तरफ भागते हैं, परंतु जैसे ही वो दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब वो लोग कहीं भाग भी नहीं सकते थे। इतने में वो बूढ़ा आदमी अमित को पीछे से पकड़ता है और देखते ही देखते गंडासे से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी वो बूढ़ा बोलता है, तुम अब यहाँ से भाग नहीं सकते। अब तुम लोगों को यहाँ मरना ही होगा। तभी रात दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुल नहीं पाता। तब वो देखता है कि कमरे में एक खिड़की है। वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां फंस जाता है और तभी वो बूढ़ा आदमी उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब सिर्फ विनय और महेश ही बचे थे। तभी बूढ़ा बोलता है, अब तुम लोगों की बारी है। तभी महेश को याद आता है कि उसके गले में भगवान का लॉकेट है। वो उस लॉकेट को उस बूढ़े आदमी की तरफ करता है। ये देख के वो बूढ़ा गायब हो जाता है। तभी अपने आप ही कमरे का दरवाजा खुल जाता है और महेश और विनय उस घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं, वहां उन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग उनको मारने के लिए पीछे नजर आते हैं। लेकिन महेश उन सबको भी लॉकेट की मदद से गायब कर देता है। अब महेश बोलता है, विनय जल्दी कर, हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। काफी देर भागने के बाद विनय का पैर एक झाड़ी में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी महेश उससे थोड़ा आगे निकल जाता है। तभी विनय महेश को आवाज लगाता है। महेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि विनय का पैर झाड़ी में फंसा हुआ होता है और उसके पीछे वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ होता है। महेश बोलता है, तू घबरा मत विनय, मैं आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही महेश विनय को बचाने के लिए बढ़ता है, वैसे ही वो बूढ़ा आदमी विनय की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। ये देख महेश रोने लगता है और तभी वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो जाता है। अब महेश उस भयानक जंगल में अकेला ही होता है। थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है और वो उजाले में जंगल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो जब सड़क पर खड़ा होता है, तभी उसे वही टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसे यहाँ लेकर आया था। टैक्सी ड्राइवर महेश को पहचान जाता है और उससे पूछता है कि अरे साहब, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके बाकी साथी किधर हैं? तब महेश रोते हुए उस टैक्सी ड्राइवर को अपने साथ घटी घटना के बारे में बताता है। ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर महेश को जल्दी से वहां से निकलने को कहता है। महेश जैसे ही गाड़ी में बैठता है, तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके बाकी तीनों साथी उसे बाय बाय करते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर महेश बहुत ही रोने लगता है। आज उस घटना को बीते
करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो आज भी मेरा दिल डर के मारे सहम जाता है। उस घटना के बाद से ही मेरा विश्वास भगवान के ऊपर और मजबूत हो गया और मैंने अब शराब पीना भी बंद कर दिया है और अपना ध्यान सिर्फ पूजा पाठ और एक सरल जीवन बिताने में व्यतीत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे ईमेल के द्वारा या फिर मेरे स्टोरी फॉर्म पर मुझे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।